बात है 4 मई 1879 की, जब हरमन आइंस्टीन नाम के मिडिल क्लास व्यक्ति के घर में उनके पहले बेटे का जन्म हुआ। लेकिन उस बच्चे ने ना तो कोई आवाज की और ना ही वो रोया। यहाँ तक कि अपनी जिंदगी के 4 साल स्कूल में बिताने के बाद भी वो कुछ भी ढंग से बता नहीं पाया और ना ही पढ़ाई में अच्छा कर पाया। लेकिन हरमन आइंस्टीन और दुनिया को क्या पता था कि 4 साल तक ना बोलने वाला और स्कूल में डम्ब कहा जाने वाला ये लड़का ऐसी अद्भुत बुद्धि को लेकर पैदा होगा कि वो पूरी दुनिया की सोच और साइंस का इतिहास ही बदल कर रख देगा। आइंस्टीन एक नाम ही नहीं है, ये आज एक जीनियस होने की पहचान भी है। लेकिन सवाल ये है, क्या आइंस्टीन का दिमाग वाकई आम लोगों से अलग था, और अगर हाँ तो कैसे, या फिर ये सब कुछ एक चमत्कार था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया में E=mc² एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे महान सिद्धांतों की खोज करने वाले महान साइंटिस्ट के बारे में। एक आम इंसान से उनका ब्रेन कैसे अलग था और वो इतना खास क्यों था। साल 1955 में हमारे महान साइंटिस्ट जब दुनिया को अलविदा कह रहे थे, तब उनके ब्रेन को 240 छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर प्रिजर्व कर लिया गया था और 1978 तक ये बात किसी को भी पता नहीं थी, क्योंकि साइंटिस्ट चाहते थे कि उनके ब्रेन पर रिसर्च की जाए। दुनिया भर के वैज्ञानिक उनके दिमाग का केवल एक टुकड़ा पाने के लिए तरस रहे थे। थॉमस हार्वे नाम के एक पैथोलॉजिस्ट को उनके ब्रेन का सबसे पहला हिस्सा मिला, जिसके लिए उन्होंने इसे सबसे पहले अपनी लेबोरेटरी में परीक्षण के लिए भेज दिया। हार्वे के बाद आइंस्टीन के ब्रेन का एक टुकड़ा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी भेज दिया गया था। आइंस्टीन के दिमाग पर सबसे पहली स्टडी 1999 में की गई थी, जिसे सैंड्रा विल्टनसन नाम की एक न्यूरोबायोलॉजिस्ट ने अपनी टीम के साथ सक्सेसफुल किया। वो एमसी मास्टर यूनिवर्सिटी में कनाडा में काम करती थी। उन्होंने थॉमस हार्वे द्वारा ली गई आइंस्टीन के दिमाग की पुरानी तस्वीरों को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि आइंस्टीन का ब्रेन अब मौजूद नहीं था, वह टुकड़ों में बटा हुआ था। रिसर्च में ये पाया गया कि उनके ब्रेन के कुछ हिस्से जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पैरिएटल लोब असामान्य रूप से अच्छी तरह से विकसित थे और न्यूरॉन्स से अच्छी तरीके से भरे हुए थे। ये हिस्से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मैथमेटिकल स्किल्स और स्पेशल रीजनिंग से जुड़े हुए हिस्से थे। और इसके अलावा उनके ब्रेन में साइल्वेन फिशर नाम का एक पार्ट भी एब्सेंट था, जिसकी वजह से वो ब्रेन और उनके न्यूरॉन्स में होने वाली कोऑर्डिनेशंस की कम्युनिकेशन को अच्छे से समझ सकते थे। साल 1999 की स्टडी में द फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज एट एमसी मास्टर यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने ये भी बताया कि आइंस्टीन का दिमाग एवरेज दिमाग के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा था। उनका दिमाग सिर्फ 1230 ग्राम का था, जो इंसानों के एवरेज ब्रेन के निचले स्तर पर था। लेकिन छोटा दिमाग होने के बावजूद भी उनके दिमाग के कुछ हिस्से ऐसे थे जिन्हें वर्क प्रोसेस एवरेज टाइम से ज्यादा था। उनकी ब्रेन की स्टडी की क्लोज फोटोग्राफ्स में पाया गया कि आइंस्टीन की पार्शियल लोब्स का टॉप और बैक हिस्सा एक एवरेज ब्रेन से 15% ज्यादा था, और उनके ब्रेन के 2 इम्पोर्टेंट हिस्से द लेफ्ट एंगुलर गायरस एंड सुपर मार्जिनल गायरस एवरेज साइज से काफी ज्यादा था। ये एरियाज वैसे तो IQ लेवल से संबंधित नहीं होते, लेकिन फिर भी ये अनुमान लगाया जाता है कि ये एरिया मैथमेटिकल एबिलिटी और स्पेशल कॉग्निशन एबिलिटी से जुड़ा होता था। और रिसर्चर्स ने इन हिस्सों की स्टडी में ये भी पाया कि शायद यही कारण था कि आइंस्टीन मैथमेटिक्स, समय, स्थान और साइंस जैसी चीजों के बारे में ऐसे अकाल्पनिक चीजों को भी अपने ब्रेन में इमेजिन कर सकते थे, जो कि कोई एक आम व्यक्ति नहीं सोच सकता था। आइंस्टीन के दिमाग में कुछ हिस्सा बहुत खास था। उसमें न्यूरॉन्स नहीं बल्कि एक खास तरीके की ब्रेन सेल्स का जाल था, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद था। ये सेल ग्लायल सेल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। मशहूर न्यूरो साइंटिस्ट मैरियन डायमंड और उनकी टीम ने जब आइंस्टीन के दिमाग का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि उनके ब्रेन के लेफ्ट हिस्से में ग्लायल सेल्स की मात्रा आम इंसानों के तुलना में 1000 गुना ज्यादा थी। ग्लायल सेल्स आखिर होते क्या हैं? आमतौर पर दिमाग में न्यूरॉन्स को ही सबसे अहम माना जाता है, लेकिन ग्लायल सेल्स
असली हीरो होते हैं। ग्लायल का मतलब होता है गोंद, क्योंकि ये सेल्स न्यूरॉन्स को जोड़े रखने, पोषण देने और साफ सफाई का काम और ब्रेन के अंदर कम्युनिकेशन का स्थानांतरण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। आज पता चला कि सिर्फ सपोर्ट नहीं देते बल्कि न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल्स का तेजी से पहुंचाने में भी ये ग्लायल सेल्स मदद करते हैं, जिससे दिमाग की काम करने की बौद्धिक क्षमता और 100 गुना हो जाती है। आइंस्टीन के दिमाग में खासकर लेफ्ट इंफीरियर पार्शियल एरिया में ग्लायल सेल्स की मात्रा सबसे ज्यादा पाई गई। ये हिस्सा दिमाग के अलग अलग हिस्सों से जानकारी लेकर उन्हें एक साथ जोड़ने का काम करता है और यही उनकी असाधारण सोच और समझ का राज भी था। डीन फॉल्क, जो कि फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी आइंस्टीन के दिमाग पर दोबारा रिसर्च की। उन्होंने भी वो सभी पुरानी तस्वीरें इस्तेमाल की और इस तुलना में फॉल्क ने आइंस्टीन के दिमाग में कुछ ऐसे अनोखे फीचर्स पहचानने के लिए अपने आप को आतुर किया जो किसी ने पहले नोटिस नहीं किए थे। इनमें सबसे खास था मोटर कॉर्टेक्स, जो शरीर की हरकतों को कंट्रोल करता था। ये उस हिस्सों में उभरा हुआ एक नोब जैसा हिस्सा था जो बाएं हाथ को कंट्रोल करता था। दूसरी स्टडीज में ऐसे नोब को संगीत की प्रतिभा से जोड़कर भी देखा गया, जो इस बात का प्रूफ करता है कि आइंस्टीन कहीं न कहीं बचपन से ही म्यूजिक के भी शौकीन थे और इसीलिए वो वायलिन को भी बजाते थे। फॉल्क की रिसर्च में वो सभी बातें सामने आई जो विल्सन की टीम ने बताई थी। आइंस्टीन के पेरियेशियल लॉ आम इंसानों से बड़े थे। फॉल्क ने जब आइंस्टीन के दिमाग की तस्वीरों की तुलना 58 और एवरेज आदमियों से की तो उन्होंने पेरियेशियल हिस्सों में बहुत ही दुर्लभ ग्रूव्स और रिजिस का पैटर्न देखा, वो भी दिमाग के दोनों ओर। फॉल्क का मानना है कि शायद यही खास संरचना थी जो आइंस्टीन की फिजिक्स को एक अकाल्पनिक सोच को काल्पनिक करने में मदद करती थी। असल में आइंस्टीन खुद को भी कहते थे कि वो शब्दों में नहीं बल्कि इमेज और इमेजिनेशन पावर और सेंसेशंस में सोचते हैं। फॉल्क का निष्कर्ष यह था कि आइंस्टीन की सिंथेटिक थिंकिंग यानी अलग अलग चीजों को जोड़कर सोचने की क्षमता उनके पार्शियल कॉर्टेक्स की अनोखी बनावट से जुड़ी हो सकती है। आइंस्टाइन का दिमागी ताकत सिर्फ ग्लायल सेल्स की संख्या से ही नहीं था, बल्कि उन सेल्स के आसपास में जुड़े होने वाले कनेक्शनों से भी माना जाता है। वैज्ञानिकों को ये पता चला कि अगर दिमाग की सेल्स के बीच कनेक्शंस ज्यादा हों तो सोचने समझने की ताकत 1000 गुना हो जाती है। और यही चीज है कि आइंस्टाइन के दिमाग में भी मिली, खासकर कॉर्टेक्स नाम की परत में। ये दिमाग की सबसे बाहरी और सबसे नई परत होती है जिसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल लोब्स और हिप्पोकैम्पस आते हैं। हिप्पोकैम्पस हमारी याददाश्त से जुड़ा होता है। अब सवाल ये था कि आइंस्टीन के दिमाग में ये कनेक्शंस इतने ज्यादा आखिर क्यों थे। डायमंड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कुछ चूहों को बिना किसी सिमुलेशन वाले एनवायरनमेंट में रखा गया और कुछ चूहों को ऐसे एनवायरनमेंट में रखा गया जहां उन्हें नई नई चीजें सीखने को मिल रही थी। नतीजा ये निकला कि जिन चूहों को सीखने का मौका मिला उनके दिमाग में ज्यादा कनेक्शंस बनी और न्यूरॉन्स की संख्या और भी बढ़ती चली गई और उनका दिमाग भारी भी हुआ। आइंस्टीन के दिमाग में भी ऐसे ही ढेर सारे कनेक्शन और न्यूरॉन्स पाए गए थे और इसका सबसे बड़ा कारण था कि उनकी जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी, सीखने की भूख और फिजिक्स की गहराइयों में डूब जाने का जुनून। जब भी हम जीनियस शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आता है। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद भी दुनिया भर के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि उनके दिमाग में आखिर ऐसी क्या खास बात थी जो उन्हें इतना महान बताया गया। सबसे पहले ये सोचा गया कि शायद उनका दिमाग आम लोगों से बड़ा था, लेकिन रिसर्च ने ये साबित कर दिया कि दिमाग का बड़ा होना जीनियस होने की कोई गारंटी नहीं देता। असल में आइंस्टीन के दिमाग की सबसे खास बात और अद्भुत बात ये थी जो उनके ग्लायल सेल्स ही। ग्लायल सेल्स पहले वैज्ञानिकों को ज्यादा अहमियत तो इन्हें नहीं देते थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ग्लायल सेल्स ही न्यूरॉन्स को जोड़ने और सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं, और अगर ये सेल्स, इनकी संख्या आपके मस्तिष्क में जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन में सबसे ज्यादा हो चुकी थी, तो ये इंसान की सोचने और सोचने की, समझने की शक्ति को लगभग 2000 गुना कॉग्निटिव पावर को बढ़ाकर करने में सक्षम कर देता है। तो क्या आइंस्टीन का ब्रेन एक सुपर पावर था? तो अगर फिजिकली बात करूं और मेंटली देखूं
तो हाँ, भले ही हमारे ब्रेन फिजिकल स्ट्रक्चर में उनके जैसे ना हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि आइंस्टीन ने छोटे ब्रेन होने के बावजूद भी अपने सोचने की आजादी, सवाल पूछने की हिम्मत और कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड को हमेशा सबसे आगे रखा। अगर हम भी उन्हीं की तरह ऐसी चीजों को अपनाएं तो हम भी किसी अल्बर्ट आइंस्टीन से कम नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको आइंस्टीन की सबसे इंस्पायरिंग क्वालिटी क्या लगी। और ऐसे ही दिमाग को खोल देने वाले फैक्ट्स और नॉलेज से रिलेटेड जानने वाली चीजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।